तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक 2023 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये जो परीक्षा था जो कि 25 फरवरी को हुआ, जिसमें जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो अभी आपके सामने दिखाया गया है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को, जो कि मेरे नज़र में तो काफ़ी आसान हुआ था। इस वीडियो को लाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप अपने आप को इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए आगे जो मैं बताऊंगा उस आंसर को जान के आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना परीक्षा में आंसर टच किया है, कितना आप नंबर लाने वाले हैं। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आप कितने कितने नंबर लाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड किया था कि हम उनके लिए ऐसा वीडियो लेकर आएँ, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है और खासकर उन बच्चों के लिए भी है जो कि अगली बार माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो वो जान पाएंगे और प्रिपेयर हो पाएंगे कि किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पेपर को संभालना है और देखना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। समय को किस तरीके से बचाना है ये भी आज के वीडियो में ही बताया जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो परीक्षा होता है आपका वो 3 घंटों के समय के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने का दिया जाता है। 90 नंबर का ये जो मार्क्स है आपको दिया जाएगा, जिसमें से 10 नंबर आपको स्कूल से मिलते। आपको ये सभी बातें तो आपको इसकी जानकारी होगी ही होगी। हम लोग अब वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर में देख के हर एक बात को बताऊँगा उस पर ध्यान दीजिएगा और हर एक बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये जान पाएंगे कि आपको कितना नंबर मिला है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस पेपर के जरिए अपने आप को एनालाइज करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं या आप कितने मार्क्स ला पाओगे परीक्षा में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। ये 2023 ज्योग्राफी का 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था। फुल मार्क्स 90 मतलब, और यहाँ पे जो बच्चे बाहर के हैं मतलब अगले साल परीक्षा नहीं दे पाए थे किसी कारण से, उनके लिए 100 मार्क्स के लिए था। 10 मार्क्स बाद में लास्ट में एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 वर्जन आते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बातें कही गई उसको हम लोग ध्यान दे देते हैं। क विभाग से च विभाग तक दिए गए प्रश्न नियमित तथा बाह्य परीक्षार्थियों के लिए है एवं विभाग 6 में दिए गए प्रश्न केवल बाह्य परीक्षार्थियों के लिए है। जो विभाग 6 दिया गया इसका उत्तर सिर्फ बाहर के परीक्षार्थी यानी जो पिछले साल परीक्षा में पास हुए थे, सेंटर में पास हुए थे पर एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए है। माध्यमिक परीक्षा पास नहीं होने वाले बच्चों के लिए है। क विभाग में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अन्य विभाग के प्रश्न वैकल्पिक है। च विभाग के केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए दिए गए विकल्प प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर देंगे, अन्य सभी के लिए मानचित्र चिन्हित करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका विभाग का शुरू होता है। विभाग का जो है आपका MCQ क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको 14 नंबर का उत्तर देना है और इसके लिए कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। 14 का 14 नंबर आपको लाना था। 1 नंबर 1 मार्क्स मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, चूज करके आपको बताना है, टिक आउट करना है। देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह का असमतल भाग हटकर पूर्ण समतल या लगभग समतल में बदल जाता है उसे कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग, आपको अच्छे से पता होगा, निम्नीकरण कहते हैं। जिस भी बच्चा का ये पेपर है उसने भी निम्नीकरण को टिक किया था, काफ़ी अच्छा आंसर दिया उसने, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रक्रिया की सहायता से रेगिस्तान का बालू वायु द्वारा उड़ाकर दूर ले जाया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया, तो वो अपसारण या उड़ाव प्रक्रिया है। ठीक है, अपघर्षण से निघर्षण परिवर्तन ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अपसारण इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, पेज चेंज होगा यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसका 1.3 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। समुद्र की सतह पर औसत वायु दबाव कितना है। समुद्र की सतह पर औसत वायु दबाव आपका 1013.2 मिलीबार है। कहीं कहीं 2 के बाद यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं 1013 ही लिखा होता है। तो हमारा उत्तर होगा ख नंबर। इसको अगर आपने सही किया है तो आपका उत्तर सही होगा। भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा कैसी होती है, मतलब किस समय में होती है, तो आपको इसका उत्तर बता दिया जाए। इसका उत्तर होगा पूरे वर्ष। भूमध्य रेखीय मतलब पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी हमारा, इस पृथ्वी के बीचों बीच वाले भाग में जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इस भाग में जो भी देश पाए जाते हैं वहाँ पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.5 है। एल नीनो का प्रभाव देखा जाता है। इसका उत्तर होगा आपका प्रशांत महासागर में। एल नीनो का प्रभाव प्रशांत महासागर में देखा जाता है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.7 है,
1.6 है, किसी एक स्थान पर दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के बीच समय का अंतर कितना होता है। तो ये जो आपका समय का अंतर होता है वो पूरी तरह से आपका 24 घंटे 52 मिनट का होता है। इसको टिक किए है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7 है, निम्नलिखित में से एक विषाक्त वर्ज्य है, मतलब ऐसा जहरीला वर्ज्य किसे कहा जाता है, जहरीला कचरा किसे कहा जा रहा है। तो उत्तर होगा हमारा पारा। पारा काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि जब ये मतलब एक जहर के समान तत्व होता है, ये आपके शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर जाए तो आपको बहुत तरह तरह के नुकसान, आपके सेंट्रल मतलब आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी बर्बाद कर सकता है। बाकी सभी चीज़ें आप ऑप्शन देखोगे तो इसको आपका आंसर समझ में आ जाएगा। आगे 1.8 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत की कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो काफ़ी उलटफेर हुए थे, अंत में जो भारत की कुल राज्यों की संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा वर्तमान में पूछा गया है, तो आपने अगर 28 दिया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 1.9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1.9 भारत का सबसे ऊंचा पठार है, मालवा का पठार, मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार या लद्दाख का पठार। ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है, पर इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका लद्दाख का पठार। लद्दाख का जो पठार है भारत के ऊपर, भारत का सबसे ऊंचा पठार बोला जा सकता है, ठीक है, पहाड़ी भाग में पाया जाता है इस कारण से भी। पेज चेंज करेंगे और पेज नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, गंगा नदी के साथ यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थान पर होता है, किस स्थान पर होता है। तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। कभी कभी ऑप्शन प्रयागराज भी दिया हुआ होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 1.11 है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिस अंचल में वर्षा होती है वह है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से आपके जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है, ये उत्तर सही होगा। 1.12 है, भारत में वह राज्य जिसकी कॉफ़ी उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। तो भारत का वह राज्य जिसका कॉफ़ी उत्पादन सर्वप्रथम स्थान है वो आपका कर्नाटक है। आगे बढ़ेंगे, पेज आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, भारत में सबसे बड़े गैर सरकारी उद्योग का लौह इस्पात कारखाना कौन सा है। तो ये आपका होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला 17.1/7 है, मानचित्र की संख्या सूचक स्केल है, तो इसका उत्तर होगा आपका 150,000, लगभग यही उत्तर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और विभाग ख को देखेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन में, इस पहले वाले ग्रुप में विभाग क में अगर आपने पूरा सही जवाब दिया है या आपने कितना जवाब दिया है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम भी जानना चाहेंगे कि आपका कितना सही हुआ और ये वीडियो आपको कितना काम किया, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये भी हम जानना जरूर चाहेंगे। अब विभाग ख को देखेंगे, विभाग ख में क्या बताया गया उसको देखते हैं। विभाग ख में बताया जा रहा है 2.1 में यह है, निम्नलिखित में यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए और यदि असत्य है तो एफ लिखिए, यानी कि ट्रू और फॉल्स करना है, सही और गलत करना है। पहला 2.1.1 है, ध्रुवीय अंचल में हिम रेखा की ऊंचाई 0 मीटर होती है। ध्रुवीय रेखा मतलब क्या, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो सबसे ऊपरी पॉइंट और सबसे निचला पॉइंट होता है ध्रुव होता है, वहाँ पर जो हिम रेखा होती है उसकी ऊंचाई 0 मीटर होती है। तो ये जो बात कहा गई बिल्कुल सही कहा गया, ये ट्रू होगा आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका अंचल में ओजोन छिद्र देखा गया। ये बात भी बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका अंचल में ओजोन छिद्र देखा गया है, सबसे पहले वहीं देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से होकर बहने वाली गर्म वायु चिनूक होती है। बिल्कुल नहीं, फ्रांस से होकर जो बहने वाली हवा होती है उसको मिनिस्ट्रियल कहते हैं, चिनूक नहीं कहते। चिनूक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ठीक है। तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर बात जो कहा गया वो गलत है तो फॉल्स, और अच्छा लगे सही है तो ट्रू। अगला क्वेश्चन है 2.1.4 है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साक्षी परस्पर समकोण पर स्थित होते हैं, जो तो सिजिगी कहते हैं। बिल्कुल नहीं, सिजिगी तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिधाई में आ जाते हैं तब। तो ये जो उत्तर होगा ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग ने पेज नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 2.1.5 नंबर क्वेश्चन है, दूषित वायु को गीले ब्रश की सहायता से शुद्ध किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये दूषित वायु को गीले ब्रश की सहायता से ही शुद्ध किया जाता है, तो ट्रू करेंगे इसको हम लोग। आगे 2.1.6 है, भारत में वर्षा के जल संरक्षण में केरल राज्य का स्थान प्रथम है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पे आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उपग्रह चित्र की व्याख्या के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यक है। एकदम, उपग्रह चित्र के लिए हम लोग कंप्यूटर का व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें कभी भी इसका बारे में पता नहीं चलेगा। उपग्रह चित्र मतलब सैटेलाइट से जो इमेजेस हम कलेक्ट करते हैं उसको जानकारी के लिए, उसको जोड़ने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको करना था वो 1 into 6 था, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन के उत्तर देने थे, और यहाँ पे दिया गया आपको 7
क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था। तो ये मत सोचिएगा कि सातों कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, आपको 6 ही नंबर के आंसर मिलेंगे और लाइन से ही मिलेगा, ऊपर से नीचे तक। अगर लास्ट नंबर अब सातों कर देते लाइन से तो लास्ट का क्वेश्चन आपका इग्नोर कर दिया जाएगा, बाकी 6 का ही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले 2.2 को देखेंगे। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन के उत्तर देने, और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से 1 से लेकर 7 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसको क्या करना है, तो खाली स्थानों को भरना है। यहाँ का 2.2.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ का, कि प्रकार की चौड़ी नदी के मुहाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको, तो इसको एस्चुअरी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस्चुअरी, हम लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। जब मुहाने पर किसी तरह का डेल्टा निर्माण नहीं होता, नदी सीधे चली जाती है समुद्र में, तो एस्चुअरी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सहारा में बालू द्वारा गठित मरुस्थल का नाम किस नाम से प्रचलित है, तो इसका उत्तर होगा अर्ग, अर्ग नाम से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, वायु के वेग यंत्र की सहायता से मापी जाती है, तो इसका उत्तर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की सहायता से वायु का जो वेग है वो मापा जाता है। और आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लाया था जिसको ब्रह्मास्त्र के नाम से आपने देखा था, और उसमें आपको एमसीक्यू के सभी क्वेश्चन आपको गिने चुने देखे हुए ही मिलेंगे। अगर आपने उस वीडियो सीरीज को देखा होगा तो आप जान पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसमें मैंने बताया था आपको, और बहुत से बच्चों का रिप्लाई भी आया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि उसमें से बहुत से जो क्वेश्चन हमारे लड़े थे। आगे देखिए 2.2.4 नंबर क्वेश्चन है, धारा समुद्र की सतह से प्रवाहित होती है, कौन सी धारा, तो देखिए ये काफ़ी आसान आंसर था, नाम से पता चला। सतह से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग कहेंगे सतही धारा, तो धारा तो लिखा हुआ, बस सतही धारा लिख देंगे, सतही धारा, सतह की धारा। 2.2.5 नंबर क्वेश्चन है, मालाबार तटीय मैदान में लागून का स्थानीय भाषा में कहा जाता है, लागून को जो स्थानीय भाषा में कहा जाता है वो है क्याल, क या ल। अगला क्वेश्चन 2.2.6 है, ज्वार बाजरा रागी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ज्वार बाजरा और रागी को संयुक्त रूप से मोटे अनाज कहते हैं, मोटे अनाज कहते हैं, ये मोटे अनाज, इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, इसको कहा जाएगा मोटी या मोटे अनाज, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2.2.7 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसका आंसर भी देख लीजिए। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, आंसर लिखेंगे बेंगलुरु। अगर आपने सिर्फ, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि क्या पूरा सेंटेंस लिखना होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप अंडरलाइन करके इसको लिख दोगे, नंबर देकर अगर ये आंसर लिखोगे तभी भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एक नंबर में से कोई काटने वाला यहाँ पे बात है नहीं, नंबर नहीं कटता एक नंबर में से। ध्यान देना होगा आपको, जब 2 नंबर क्वेश्चन होगा तब उसको आपको सजा के लिखना पड़ता है, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स में अगर सिर्फ ट्रू टी या एफ लिखा है तब इसमें भी आपको सही नंबर, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एमसीक्यू में भी अगर आपने ऑप्शन का नंबर दे दिया तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास समय भी नहीं है कि हम उसको सजा के अच्छे से लिखें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 में आपको 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये भी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए, यानी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो पहले इसको पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इसको देख लेते हैं। मरुस्थल में पाई जाने वाली शुष्क नदी घाटी का नाम लिखिए। मरुस्थल में जो शुष्क नदी घाटी पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हम लोग कहेंगे वादी। मरुस्थलों में जो शुष्क नदी घाटी पाई जाती है उसका नाम वादी होता है। अगला क्वेश्चन है 2.3.2, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता को उल्लेख कीजिए। संतृप्त वायु की जब सापेक्ष आर्द्रता होती है वह 100% होती है। जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो इसको हम लोग संतृप्त वायु कहते हैं। 2.2.3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के एक प्रसिद्ध समुद्री जलमग्न तट का नाम बताएं। किसी भी जलमग्न तट का नाम बताना है और प्रसिद्ध बोला गया तो किसी प्रसिद्ध का नाम बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 जलप्रपातों का बैंक यानी किनारों का बात बताएंगे, किनारों के बारे में बताएंगे जो समुद्र से जलमग्न रहते हैं। पहला है सेसोस्ट्रिस बैंक, सेसोस्ट्रिस बैंक लिख देते, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने कोई भी उत्तर दिया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने क्या दिया, ताकि हम जांच करके बता सकें आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। यहाँ पे सेसोस्ट्रिस बैंक एक है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के करीब, या फिर मुझे भी ख्याल नहीं है, इंडिया में ही कहीं पे है। ठीक है, ये इंडिया में ही कहीं पे है सेसोस्ट्रिस बैंक, इसको खासकर लाया था मैंने इंडिया के नाम पे। और या फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एंजीरिया किनारा, एंजीरिया बैंक, बैंक मतलब किनारा होता है। इसको काट दिया जाएगा, इसको काट देते हैं। या हम लोग एंजीरिया बैंक का भी उदाहरण दे सकते हैं। एंजीरिया बैंक भी एक तरह का सबमर्ज्ड बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2.3.4 है, एक सरणशील पदार्थ वज्र पदार्थ का उदाहरण दीजिए। ऐसा पदार्थ जो कि सरणशील है, जो सड़ जाए। तो ऐसे पदार्थों में हम लोग जानते हैं खासतौर पे कागज ऐसा पदार्थ है जो सड़ जाता है,
जो घरों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, अनाज मतलब भोज्य पदार्थ के जो कचरे होते हैं, बचा हुआ खाना होता है, वो भी सड़ने वाला है, तो उसका भी यहाँ पे नाम हम लोग दे देंगे। ब्रेड, श्रेड हो गए, ये सभी चीज़ें जो है सड़नशील वर्ज्य पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2.3.5 है, गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले बताया गया था, ये MCQ में भी मैंने बहुत बार इसको बताया था आपको, उसको खादर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? चाय उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान पर आता है? तो आपको यहाँ पे जवाब देना होगा असम। असम जो है वो चाय उत्पादन में सबसे आगे है। अब 2.3.7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक बार नीचे घसका लेते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा है और ये भी एक्स्ट्रा है। 2.3.7 नंबर क्वेश्चन और 2.3.8 नंबर क्वेश्चन दोनों एक्स्ट्रा है। फिर भी इसका उत्तर हम जान लेते हैं, वैसे तो पता है आपको, यहीं तक हो गया होगा। इसका उत्तर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04 के करीब, प्रतिशत के करीब है, प्रतिशत के करीब इतना ही वो है। ठीक है, अगला 2.3.8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी संस्था आकृति मानचित्र प्रस्तुत करती है? ये काफ़ी लंबा नाम है। इसका उत्तर होगा भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन। इसका इंग्लिश में भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा ऊपर कर दें। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ तक का जो MCQ टाइप क्वेश्चन थे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का जो काम था, हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक आपने 32 नंबर को सॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा। तो पहले 14, फिर 6, फिर 6 और फिर 6, 3 बार 6 और फिर 14, मिलकर कितना हुआ? टोटल 32 नंबर को आपने सॉल्व किया है। अब अगला क्वेश्चन अगले पेज में आके देखते हैं क्या है। ये जो है ये भी आपका एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन ही है। देखिए एक तरह से यहाँ पे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जो आपका मार्क्स है वो मिलेगा आपको एक पे आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो मिनिमम आपका 2 क्वेश्चन उसके साथ साथ गलत हो, क्योंकि अगर आपने गलती से किसी और के आंसर में टिक कर दिया और उसके अपोजिट में कर दिया आपने टिक, तो ये जैसे भी देखिए आपका एक गलती होने से एक ऑटोमेटिकली गलत हो जाए। कम से कम तो गलत होगा ही, एक से ज़्यादा गलत होगा ही, एक होने पर मिनिमम एक गलत नहीं हो सकता। यानी इसमें आपको 4 में 4 लाने तो आपको पूरा का पूरा सही आंसर देना होगा। एक गलती करने से आपको 2 नंबर कम हो सकता है, कम से कम। ठीक है, तो इसको मिलान करने बोला कि इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं मिलाना जरूरी है, तो नहीं, मिलाना नहीं है तो आप इसके काल वैशाखी लिख के इसके बगल में इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर जो होगा 2.4.1 का, इसका है काल वैशाखी का आपका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अरावली जो है वो आपका राजस्थान के करीब है, तो राजस्थान को टिक करेंगे। सिलिकॉन वैली जो है वो आपको कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो इस तरह से आप इसको मिलान भी कर सकते हैं, या आप क्वेश्चन के बगल में आंसर भी लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने ये जो अभी तक मैंने 36 क्वेश्चन बताए हैं इसमें आपने पूरा नंबर जरूर लाया होगा, क्योंकि यही जो है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाओगे आगे का जो मार्क्स है उसी पर डिपेंड करेगा। आगे आप जितना भी क्यों ना क्वेश्चन का आंसर करो, ये तब डिपेंड करेगा आपको कितना नंबर मिलेगा। कि अगर आपने 36 नंबर का काम किया है तो आपके आने वाले ब्रॉड क्वेश्चन जो आप सोल्व करोगे उसमें भी आपको पूरा नंबर मिलने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने विभाग ख को भी कंप्लीट कर लिया, आगे विभाग ग को देखेंगे। तो दोस्तों विभाग ग का जो उत्तर है वो इस तरह से है। इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी हो गई है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। खासकर यहाँ पे जो वाइटनर चलाया गया इस पर ध्यान मत दीजिए। इसका उत्तर मैं आपको नीचे में लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसका वैसे जान ले आप कि इसमें जो आपको मार्क्स मिलने वाले वो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन के सॉल्व करने पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले। टोटल 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन का एक ऑप्शनल है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन अगर दिया गया तो इसका 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए गए हैं, या तो ये कीजिए या तो वो कीजिए। लेकिन आपको करना एक ही है दोनों में से, क्योंकि आपको नंबर बस एक का ही मिलेगा, दोनों करने से नंबर नहीं मिलने वाला है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जल विभाजिका की परिभाषा दीजिए। तो जल विभाजिका की परिभाषा आपको पहले ही बताया जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई जल का प्रवाह मार्ग, जब कोई ऊंचा पर्वत या कोई ऊंचा भूभाग किसी जल के 2 अलग अलग प्रवाह मार्ग को अलग करता है, किसी 2 नदी के प्रवाह मार्ग को अलग करता है, तो उसे हम लोग जल विभाजिका कहते हैं। यानी जिस ऊंचे भूभाग द्वारा एक नदी के प्रवाह क्षेत्र दूसरी नदी के प्रवाह क्षेत्र से अलग होता है उसे जल विभाजिका कहते हैं। तो ये उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और
इस तरह से आपका उत्तर होगा। अगर आपने कुछ मेन पॉइंटों को अगर लिखा है, यानी कि ये जो प्रवाह मार्ग उसको विभाजित करते हैं, अगर ये मेन पॉइंट लिखते हैं तो आपको उत्तर मिल जाए। किसी तरह से आपको इसको बना के लिखना था, नाम से आपको आंसर पता चल रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अथवा के बाद इंसेलबर्ग को देखेंगे। इंसेलबर्ग क्या होता है तो ये भी आपको बताया गया था, पवन के कार्य में यह आपको आंसर मिलता है इसका। इंसेलबर्ग क्या होता है तो उष्ण प्रदेशों में ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों के अपक्षरण के फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले गोल शिखर वाले स्तंभनुमा टीले इंसेलबर्ग कहे जाते हैं। ये आपको एक तरह के बर्ग जैसा नजर आएंगे, मतलब एक तरह के आइलैंड जैसा दिखेंगे दूर से देखने पर, इसी को इंसेलबर्ग कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने तो उत्तर जान लिया, पर इसका लिखने का तरीका जो है आपने सही से किया है कि नहीं ये भी आप जान लीजिए। पहला नंबर बात, तो जब आप पहला ऑप्शन अथवा के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर दोगे तो आपको 3.1 नंबर देके आपको आंसर दे देना है। लेकिन जब अथवा के बाद वाला आंसर दोगे तो आपको हर बार क्या करना है कि आपको अथवा लिखना पड़ेगा या और लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद ही आप उसका उत्तर दोगे, तभी टीचर जो है पढ़ने वाला वो समझ पाएगा कि आपने अथवा वाला आंसर दिया है। तो ऐसे बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और नंबर नहीं भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है 3.2 नंबर, निरपेक्ष आर्द्रता का क्या अर्थ है? निरपेक्ष आर्द्रता का क्या अर्थ होता है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर होगा कि किसी समय किसी निश्चित इकाई आयतन की वायु में विद्यमान जलवाष्प के भार को निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता कहा जाता है। पिछली बार परीक्षा में वास्तविक आर्द्रता पूछा गया था, निरपेक्ष आर्द्रता इसे ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा यहाँ पे लिखा हुआ है, अथवा के बाद है हिम प्राचीर की परिभाषा दीजिए। हिम प्राचीर का नाम हम लोग जानते हैं, हिम प्राचीर को हम लोग हिम क्या बोल सकते हैं, हिम का एक कुहरा, जो हिम दीवार भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हिम दीवार हिम प्राचीर को ही कहा जाता है। तो हिम दीवार से आपको बहुत हद तक आंसर के करीब आप पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को घुरा दिया कि हिम प्राचीर को देगा नाम बदल के इसका। अगर आपको नाम को समझने में दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हो, फिर भी आप इसके पीछे वाले साइड में जाके, इसमें इंग्लिश वर्जन में दिया गया, आप वहाँ पर जाके इसके आंसर को देख सकते हो। ये इंग्लिश वर्जन इसलिए दिया जाता है ताकि बहुत से बच्चे जो हिंदी नहीं समझ पाते वो इंग्लिश में जाके उस नाम को पढ़ के समझ जाए। ठीक है, तो हिम प्राचीर का परिभाषा हम लोग जान ले। पहली बात तो लेब्राडोर की ठंडी धारा जब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलकर न्यू फाउंडलैंड के समीप एक घना कोहरा उत्पन्न करती है, तो इसी हम घने कोहरे को ही हिम दीवार या हिम प्राचीर कहते हैं। ये घना कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा घना होता है कि जब नावें इधर से जाती है तो उनको आगे का कुछ दिखता नहीं, इसलिए नावें वहाँ पे रुक जाती है दीवार समझ के उसको। ठीक है, तो इसे ही हम लोग हिम प्राचीर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3.3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वज्र पदार्थ का पुनर्नवीकरण की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे नवीकरण का वी छुप गया है, नवीकरण की परिभाषा देने बोला गया है। तो आंसर हम लोग जान ले इसका। पहले तो हेडिंग देंगे वज्र पदार्थ का पुनर्नवीकरण और आंसर लिखेंगे उपयोग कर लिए गए पदार्थ जो अवशिष्ट में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें पुनः नए उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित करना ही अवशिष्ट का पुनर्नवीकरण या पुनर्चक्रण कहा जाता है। मतलब कि जो पदार्थ का हम यूज़ कर ले उसको दोबारा यूज़ करना ही हम इसको वज्र पदार्थ का पुनर्नवीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका अथवा वाला क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। बोला जाए कंपोस्टिंग से आप क्या समझते हो? कंपोस्टिंग या कंपोस्ट खाद, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। कंपोस्टिंग भी बोला जाता है इंग्लिश में और कंपोस्ट खाद भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं खाद, कंपोस्ट खाद किस तरह से बनता है। आपको पता होगा कि जो चीज़ें सड़ गल जाती है, विकसित हो जाती है, उन सभी चीज़ों को हम लोग, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, इन सभी चीज़ों को हम जब एक गड्ढे में डाल के कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद सड़ गल कर या बैक्टीरिया द्वारा खत्म किए जाने के बाद एक खाद का आकार ले लेती है। इसी को हम लोग कंपोस्टिंग खाद कहते हैं। ठीक है, आपको इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपने कुछ भी किसी भी तरह इसको सजा धजा के लिखा है तो आपको एक कम से कम तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हो तो आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। और आप इतने भी बुद्धू नहीं हो, आप इतने भी कम नहीं जानते हो कि आप इस नाम को पढ़ के इसके बारे में कुछ एक लाइन भी ना लिख पाओ। अगर एक लाइन भी लिखते हो तो आपको 1 ना 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि आपको 12 में से तो 6 नंबर कम से कम मिलने ही वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3.4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हमारा 3.4 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थली क्या है? मरुस्थली मतलब क्या होता है? मतलब मरुस्थल वो स्थान जहाँ पे किसी भी तरह की पेड़ पौधे, वन या फिर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, उसको हम लोग मरुस्थली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप उससे समझ सकते हैं इसको पढ़ के कि आपको किस तरह के उत्तर आप देने से आपको सही नंबर मिल सकता है।
मरुस्थल क्या होता है? तो मरुस्थल एक अनुवर भूमि का भूदृश्य होता है, मतलब देखने में एक अनुवर भूमि जैसी दिखती है जहाँ पर कम वर्षा होती है और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति पेड़ पौधे और पशु के प्रतिकूल नहीं हो पाती है। कम वर्षा होने के कारण से जहाँ पे पेड़ पौधे जो पशु होते हैं वो नहीं रह पाते हैं और वनस्पति की कमी के कारण से भूमि असुरक्षित सतह अनाच्छादन की स्थिति में आ जाती है और कटाव उसमें होने लगती है। ठीक है, तो इसी तरह से मरुस्थली का विकास होते रहता है। आपने इसको पढ़ा होगा पहले लेसन में। आगे बढ़ेंगे और अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सामाजिक वानिकी के 2 लाभ बोला गया है। तो सामाजिक वानिकी मतलब क्या होता है? सामाजिक रूप से ग्रुप में मिलजुल कर जब खेती करते हैं हम लोग तो उसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इसका लाभ क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी से तात्पर्य होता है हमारा पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण करना, उनमें उनको संरक्षण देना, उनमें प्रबंधन करना और उनके ऊपर भूमि के पर वृक्षारोपण करना होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग भूमि में मिलजुल कर जब अलग अलग तरीके के हम लोग संरक्षण देते हैं, उसको रोपते हैं, उसमें प्रबंधन व्यवस्था करते हैं या उसमें वृक्षारोपण करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग सामाजिक वानिकी कहते हैं। सामाजिक वानिकी जो है अभी के समय में 3 वर्गों में बटी हुई है। 3 वर्ग कौन कौन सी है? तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। इन 3 तरीक़ों से इसको देखा जा सकता है। अगर आपने कुछ भी लिखा है इसमें, इन मैंने जो बताया उन बातों में से आपने कुछ भी लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। अगला 3.5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब हरियाणा अंचल में कृषि विकास के 2 लाभ लिखिए। पंजाब हरियाणा अंचल में कृषि विकास के कोई 2 लाभ ही आपको बताने हैं, तो घबराना नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। और इसका उत्तर होगा कि जो पंजाब और हरियाणा में जो विकास है, सबसे ज़्यादा विकास पंजाब हरियाणा साइड में ही होता है और इसका जो लाभ है वो ये होता है कि वहाँ पे आधुनिकीकरण आ गया है। मतलब भारत के अंदर जो आधुनिकीकरण है वो आपको सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में देखने को मिलेगा और मशीनीकरण का भी व्यवहार आपको, खेती में जो मशीनों का व्यवहार होता है वो भी आपको ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में ही दिखेगा। ये सबसे बड़े लाभ है जो कि पंजाब हरियाणा के लोगों को होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारी इंजीनियरिंग उद्योग को परिभाषित करना है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग होता क्या है? तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग में वो सभी भारी भारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि रेल के डब्बों का निर्माण करना, कल कारखानों का निर्माण करना या बड़े बड़े धातुओं का निर्माण करना, मशीनों के कल पुर्जों का निर्माण करना, ये सब भारी इंजीनियरिंग उद्योग में आते हैं। इसका परिभाषा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं। अगर इन बातों में से आपने कुछ भी लिखा हुआ है, सही कुछ भी अगर आपने लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3.6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। उपग्रह चित्र को परिभाषित करो। उपग्रह चित्र, कभी कभी आपको यह उपग्रह प्रतिबिंब के रूप में भी देखने को मिलेगा। उपग्रह चित्र को किस तरह से परिभाषित करना है? तो ये आपका परिभाषा लिखना है उसका। तो कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि अभी के समय में जो सैटेलाइट होती है वो अंतरिक्ष में जा रही है, अंतरिक्ष से जाकर फोटो खींच के हमें हमारे कंप्यूटर में धरती पे भेज रही है। इसी को ही हम लोग उपग्रह चित्र या उपग्रह प्रतिबिंब कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, मिलियन सीट से आप क्या समझते हैं? अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है। तो मिलियन सीट एक तरह का सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है जो मानचित्र के ऊपर 1 इंच को 10 लाख इंच यानी 4 डिग्री गुने 6 डिग्री अक्षांश या देशांतर विस्तार को दिखाता है और इसी को हम लोग मिलियन सीट या मिलियन भूपत्रक भी कहते हैं। 2 नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 3.6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेज को चेंज करेंगे और आगे देखेंगे कि और कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब दोस्तों हम लोग विभाग च में आ गए, विभाग घ में आ गए। विभाग घ जो कि 4 नंबर है और इसमें हर एक प्रश्न को आपको 3 नंबर मिलेंगे और हर एक प्रश्न में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसको मैं डिफाइन नहीं करने जाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ आपको मिलेगा, किस तरह से ये दिया गया, बस उसको आप समझ लीजिए। ये आपके काफ़ी काम आने वाला है, देखिए। और इसके बाद मैं आपको मैप पॉइंटिंग भी सिखाऊंगा। मैप पॉइंटिंग में बताऊंगा कि कौन कौन से मैप पॉइंटिंग लड़े थे, कौन कौन से मैप पॉइंटिंग आए थे, उसको दिखा के बताऊंगा आपने कहाँ का मैप पॉइंटिंग किया, किस तरह से किया, सब आपको इसी में समझाऊंगा। अगर आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपने सही मैप पॉइंटिंग किया है, गलत मैप पॉइंटिंग किया है, किस तरीके से आपने किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी हम लोग। पहले आगे के समझ ली इसको हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप में अंतर लिखिए। तो ये बालू का स्तूप जो आपका बालू मतलब पवन के कार्य में मिलेगा आपको देखने को, उसमें अंतर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन 4 अंतर लिखने से आपका काम हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार का तुलनात्मक चर्चा कीजिए। तुलनात्मक चर्चा का मतलब भी अंतर लिखना ही होता है। ठीक है, आगे 4.2 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की उपयोगिता का उल्लेख करना है कि अपशिष्ट प्रबंधन जो मतलब कचरों की जो व्यवस्था करते हैं उसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कि हम लोग कचरों की व्यवस्था करते हैं। अगर इस उद्देश्य से आपने उत्तर को लिखा है, उसकी व्यवस्था के उद्देश्य से, उसकी उपयोगिता के उद्देश्य से, तो हाँ बिल्कुल आपका नंबर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी हुगली नदी
का जल विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के द्वारा किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है। बस प्रदूषण कैसे हो रहा है जल में आपको ये बताना है। नदी के अंदर प्रदूषण तो आपको आराम से बता देना होगा। कैसे? तो नदी में लोग कपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं, जानवरों को साफ करते हैं, कई सारे वहाँ पे कल कारखाने खोले गए जिसके कचरे भी नदी में जाते हैं, तो इस कारण से नदी के अपशिष्ट और प्रदूषित हो रहे हैं और नदी में और अपशिष्ट भर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4.3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.3 हमारा, भारत में वन संरक्षण के 3 पद्धतियों का वर्णन कीजिए। वन को संरक्षित करने की 3 पद्धतियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर है इसका, ये भी आपको भारत के वन संसाधन में मिल जाएगा, संसाधन वाले चैप्टर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल यातायात एवं सड़क यातायात के महत्व की तुलना कीजिए। कुछ करना नहीं, तुलना करने का मतलब हो गया दोनों के बीच अंतर बताना है, रेल यातायात और सड़क यातायात। तो दोनों में बता सकते हैं आपकी रेल यातायात तेज होता है, सड़क यातायात धीमा होता है। रेल यातायात की सहायता से आप किसी भी जगह काफ़ी जल्दी पहुंच सकते हो, बड़े से बड़े ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को आप वहाँ पहुँचा सकते हो। सड़क यातायात पे आप कम पहुँचाओगे सामान को, समय लगेगा आपको। इसके बाद रेल यातायात जो है वो सस्ता होता है, सड़क यातायात आपका महंगा होता है। इस तरह से आप इसको उत्तर दे सकते हो। ठीक है, या दे सकते थे, सॉरी। 4.4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रिमोट सेंसिंग का महत्व लिखिए। ये आपका मिल जाता आपको ये उपग्रह वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आप इसका उत्तर खोज सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने किस तरह से उत्तर लिखा है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थलाकृति मानचित्र के 3 प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। स्थल आकृति के मानचित्रों का सबसे बड़ा उपयोग तो गूगल मैप है, जिसके सहायता से लोग जहाँ तहाँ पहुँचते हैं। वैसे आपको इसका उत्तर भी वही मानचित्र वाले चैप्टर में, लास्ट अंतिम चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 में हर एक में अथवा है। अब बताइए कि इसमें से आपको उत्तर देना कितना मुश्किल हुआ होगा। आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में दोनों का दोनों नहीं आता, लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप हो नहीं सकता कि आपसे किसी 2 में से 1 ना आप कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ आसान होगा। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको आसानी से मिल सकता है अगर पढ़ाई करोगे तो, क्योंकि पेपर उतना भी भारी नहीं है, काफ़ी इजी पेपर आया हुआ है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमारा जो सजेशन है जो कि मैं नहीं देता हूँ, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है। देखिए, विभाग अंग को देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से विभाग अंग, जो कि आपका दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए चित्रांकन आवश्यक नहीं है, ये आपको बता दिया। मतलब जो बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, जो चश्मा पहनते हैं, वो बच्चे चित्र नहीं भी बनाएंगे तो उनको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो चित्र बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सचित्र वर्णन करने बोला गया है, बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब 5.1.1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न 3 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। नदी के अपरदन से जो 3 स्थलाकृति बनती है उसका वर्णन करना है, जिसमें आपको नदी का अपरदन में बताना था। नदी का अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, चलिए से कमेंट कर सकते हैं आप हमें। पहला भी आकार की घाटी हो गया, गॉर्ज कैनियन हो गया, इसी में तो 3 हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जलप्रपात हो गया, द्रुतवाह हो गया, यानी रेपिड्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिसका हम लोग उत्तर यहाँ पे दे सकते थे। यहाँ पे 3 बोला है, आप यहाँ पे 6-6, 7-7 उत्तर दे सकते थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है 5.1.2 का, वातावरण में तापक्रम परिवर्तन के मुख्य 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तापक्रम के परिवर्तन के 3 कारण क्या है। तो समताप मंडल के कारण किन किन जगहों पर तापक्रम परिवर्तित होता है, सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हो तापक्रम कम होता है, और किन किन जगहों पर तापक्रम कम होता है। क्षांश विस्तार को पढ़ाना होगा, इसमें बताना होगा आपको। तो इस तरह से ये भी उत्तर काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन है 3.1.3 का, पर्वतीय वर्षा किस प्रकार होती है, चित्र और उदाहरण सहित व्याख्या करना था। बस चित्र उदाहरण में आपको नंबर आधा मिल जाएगा। पर्वतीय वर्षा किस तरह से होती है इसका आपको उत्तर देना था। अगला क्वेश्चन है, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। वो कारक जो समुद्र की धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करते हैं। तो ये आप अगर पहले 2 प्रश्न देखिए, इसमें किस तरह से उत्तर देना है, तो आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अगर आप पहले 2 का उत्तर जो कि काफ़ी आसान था दे देते हो, तो इन दोनों के देने की जरूरत नहीं थी। आपको किसी ना किसी 2 उत्तर को देना है, और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप पहले ही शुरुआत वाले 2 उत्तरों को आंसर दें, क्योंकि ऐसे टीचर के ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। टीचर के ऊपर अगर आप अपना अच्छा छाप दोगे तो मार्क्स भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये मार्क्स डिपेंड करता है टीचर के ऊपर जो आपको मार्क्स देने वाला है, कि आपको 5 में वो 4 भी दे सकता है, वो 3 भी दे सकता है, वो आपको 3.5 भी दे सकते हैं, और आपको 4.5 भी दे सकते हैं, या 2.5 भी दे सकते हैं। अगर आप अपना इंप्रेशन अच्छा रखोगे तो आपका मार्क्स अच्छा होगा। कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपको सुधार के रखना होगा। मतलब ब्रॉड क्वेश्चन जब भी सोल्व करो तो पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन बना रहेगा। अगले पेज में आते हैं, उसमें भी समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं।
ये भी 4 पॉइंट, ये भी 5 नंबर जो क्वेश्चन ये भी उसी तरह का दिया गया है। इनमें से भी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर एवं दक्षिण भारत की नदियों की प्राकृतिक अंतरों का उल्लेख करना है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों का अंतर बताना है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। उत्तर भारत की नदियाँ ज़्यादातर जो है पर्वतों से निकलती है, दक्षिण भारत की नदियाँ पर्वतों से नहीं निकलती है। दक्षिण भारत की नदियाँ सदावाहिनी नहीं होती, उत्तर भारत की नदियाँ सदावाहिनी होती है। इससे अगर इस तरह से उत्तर दिया जाए तो आप 10-10 उत्तर लिख दोगे, 10-10 पॉइंट लिख सकते हो बनाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति, प्राकृतिक परिस्थिति का वर्णन करना है। मतलब इसका तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में पेट्रो रसायन उद्योग के केंद्रीकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये आपके उद्योग वाले चैप्टर से आया था, उसका उत्तर भी काफ़ी आसान है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था और आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 5 मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें असमान वितरण क्यों हुआ भारत की जनसंख्या का, जनसंख्या वाले चैप्टर से दिया गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर पहला 2 ही हमारा आसान क्वेश्चन हो गया, इसको उत्तर दे देते हैं तो बाकी दोनों देने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आंसर आसान था, काफ़ी आसान था और हमारे दिए गए सेशन में से बहुत क्वेश्चन लड़े भी थे। अगले बार से मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेशन दूंगा, पर इस बार तो मैं नहीं दे पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विभाग च की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो दोस्तों विभाग च में आप देख सकते हैं कि दिए गए मानचित्रों में से आपको उचित चिन्ह के नाम दिखाने थे। मानचित्र को आपके लिए एक पेज दिया गया, उसी में आपको इसका नंबर बैठाना था। पहला 6.1 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत, इसके बाद ताप्ती नदी, फिर लोकटक झील, एक विस्तृत छाया प्रदेश, एक मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का गेहूं उत्पादक अंचल। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानचेस्टर। इसी तरह से आपका 6.8 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम भारत, पश्चिम बंगाल में एक लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र। और 6.9 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एक अंतरिक्ष हवाई अड्डा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई। मैं इसको आपको अब आगे पेज में बता के दिखा रहा हूँ। मैप पॉइंटिंग के जो पेज होते हैं उसमें ला के आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के उत्तर आपको और किस तरह से उत्तर आपको देने थे। और आपने अगर उस तरह से आंसर दिया है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों परीक्षा में आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर मिला होगा, मतलब ऐसा आपको पेज मिला होगा जिसके ऊपर आपको मार्किंग करके बताना था कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। सबसे पहला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत के बारे में। तो नीलगिरी पर्वत को हम लोग देखेंगे, इसको उत्तर कैसे देना था ये भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। देखते हैं, यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो इस स्थान पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत स्थित है। यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत देखने को मिलता है। तो इसको उत्तर कैसे देना था, तो सबसे पहले तो आप, बहुत बार क्या होता है कि जगह की कमी होती है, तो आप 6.1 ऐसे नंबर लिख कर आप यहाँ पे पर्वत को दिखा सकते थे और 6.1 यहाँ देकर यहाँ पे नीलगिरी पर्वत लिख सकते थे, तो उससे भी आपको नंबर मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपके पास जगह है तो आप यहाँ पे 6.1 लिख के नीलगिरी पर्वत लिख के वहाँ पे एरो का निशान देके इसको दिखा सकते हैं कि किस जगह पे नीलगिरी पर्वत है। मैंने इस तरह से आपको दिखाया था, बताया है। अगर जरूरी नहीं है कि आप इसी जगह पे नीलगिरी पर्वत दोगे, अगर ऊपर नीचे हल्का सा दाएं बाएं भी होता है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है इसमें, एक में एक तो जरूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको बोला गया 6.2 नंबर क्वेश्चन इसमें है, ताप्ती नदी आपको बताना था। तो ताप्ती नदी भी हमारे ऊपर यहीं पे है, ये रही आपकी ताप्ती नदी। तो जिसको आपको इस तरह से दिखाना था, कभी भी नदी को दिखाइए तो उसको मुहाने तक ऐसे लेके आना पड़ता है और नदी जिस जगह से स्टार्ट होती है वहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं 2 धाराएं आके मिलती है, तो ये आपको दिखानी पड़ती है। इसकी 2 धाराएं मिली थी यहाँ पे ऐसे और ये आई नीचे की तरफ, तो इसको आपको बताना था। ये है आपकी ताप्ती नदी। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा, 6.2 भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकटक झील कहाँ पे बताना है आपको। लोकटक झील भी यहीं पे है आपके पूर्वी साइड में। तो ये देखिए इस जगह पे लोकटक झील है। ठीक है, ये मैंने गोला कर दिया लोकटक झील को और एरो से बता दिया कि यहाँ पे लोकटक झील है और इसका नंबर भी दे दिया 6.3 नंबर। अगला 6.4 नंबर क्वेश्चन है, एक विस्तृत छाया प्रदेश आपको क्षेत्र बताना है। विस्तृत छाया प्रदेश मतलब होता है कि जब कभी किसी पर्वत के एक ओर वर्षा हो और दूसरे वर्षा ना हो तो उसको दूसरे साइड को विस्तृत छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये एक विस्तृत छाया प्रदेश क्षेत्र है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया था और ये बहुत बड़ा क्षेत्र था इसलिए इसको इस तरह से मार्क किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया, ये आपको ऐसे करके मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इस डैश लाइन यहाँ पे दे देना है आपको, ये डैश लाइन कहा जाता है, डैश लाइन। ये जो बीच में मैंने तोड़ के लिखा, इस यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया और नंबर लिखने के बाद एरो दे के बता दिया कि ये एक विस्तृत छाया प्रदेश है। तो इस तरह से आपका जो 6.4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है आपका बोला जा रहा है 6.5 नंबर की, एक मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र के बारे में बताना है। मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र, देखिए नाम से पता चल जाएगा मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में। अगर आपसे मैं पूछूं कि मरुस्थल कहाँ पाए जाते तो आप
फट से बताओगे कि राजस्थान में पाया जाता है। देखिए ये राजस्थान का क्षेत्र है और यही वो मिट्टी वाला मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देश देश मतलब पॉइंट दे दे कर ढेर सारा अलग अलग तरह के डिजाइन दे दे के आपको नंबर बैठा के बताना पड़ता है कि ये क्या है। तो मैंने 6.5 लिख दिया, जिससे टीचर भी अगर देखेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र है और यहाँ पे साइड में मैंने लिख भी दिया है कि ये एक मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर देना था, पेन से नहीं देना था, सॉरी हाँ पेन से नहीं, मैं पेन से बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, डार्क थोड़ा दिखे इसलिए। पेन से आपको उत्तर नहीं देना, पेंसिल से उत्तर देना है, ठीक है। और ऊपर में नाम वाम भी अच्छे से लिखना था ताकि ये पेपर कहीं खो ना जाए। आगे देखेंगे 6.6 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारत की का गेहूं उत्पादक अंचल पूछा जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर में दाग लगाया है, इसको घेर दिया है। ये आपका पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, ये भी गेहूं उत्पादन में आगे हैं, और उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र भी गेहूं उत्पादन में आगे हैं। इसको मैंने घेर दिया और इस तरह से डिजाइन बना के, अलग तरह का एक डिजाइन बना के मैंने बता दिया यहाँ पे कि ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। और नंबर यहाँ पे लिख दिया है, और नंबर देखने के बाद एरो दिखा दे दोनों तरफ कि ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे जगह हो है तो लिख भी सकते हैं। देखने के बाद पहले आप शुरुआत में लिखिएगा नहीं, पहले शुरुआत में आप नंबर दीजिएगा, पॉइंट बैठा दीजिएगा, ताकि आपको आप बाद में लास्ट में देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जगह बच है तो लिखेंगे, जगह नहीं बचेगा तो कैसे लिखोगे आप। इसलिए पहले आप शुरुआत में पॉइंट दोगे। तो देखिए मैंने भी शुरुआत में पॉइंट ही दिया था, बाद में देखा कि जगह यहाँ बच रहा है तो उसके बाद मैंने उसी हिसाब से लिखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है भारत का मानचेस्टर कहाँ पे। तो भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और ठीक यहाँ पे नीचे में है ये अहमदाबाद शहर है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 6.7 नंबर। अहमदाबाद शहर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, ये पॉइंट ही अहमदाबाद, जिसको एरो से भी यहाँ पे मैंने दिखाया है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के एक लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र का नाम बताएं। पश्चिम बंगाल बोल दिया यहाँ पे, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पश्चिम बंगाल ना बोल के पूर्वी भारत बोलता है। तो इस जगह पे पश्चिम बंगाल के करीब में आप यहाँ पे गोला लगाओगे, यहाँ पे एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, थोड़ा सा पास ही कर दोगे क्योंकि इसी जगह पे होगा वो। और यहाँ पे मैंने पॉइंट देके एरो देके नंबर बैठा दिया 6.8 नंबर। लौह इस्पात उद्योग केंद्र पश्चिम बंगाल के यहाँ पे है, और पूरी भारत के बोला जाएगा तभी भी आप यहाँ पे दोगे। अगला क्वेश्चन है 6.9 नंबर, दक्षिण भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पूछा है ना, एक पूछा। देखिए हम लोग कितना हवाई अड्डा का नाम बताएंगे। पहला यहाँ पे बेंगलुरु राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, यहाँ पे चेन्नई में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, और यहाँ पे हैदराबाद में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। हमसे पूछा गया था दक्षिण भारत में, तो अब भारत को अगर आधा करें यहाँ से तो दक्षिण हिस्से में ये 3 हमने हवाई अड्डों का नाम बताया है, ठीक है। मुंबई में मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि इसका एक कारण था, आगे बताता हूँ। देखिए और यहाँ पे पॉइंट एरो भी दे दिया मैंने, आप 3 मत दीजिएगा, आप एक ही दीजिएगा और एक को एरो से दिखा दीजिएगा, जहाँ सुविधा हो जिस साइड में वैसे दिखा दीजिएगा। अगला पूछा जा रहा है क्वेश्चन 6.10 नंबर है, मुंबई को मैं बताना है। तो मुंबई को भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये जो पॉइंट है ये मुंबई का पॉइंट है, और यहाँ पे एरोस मैंने लिख दिया है 6.10 नंबर मुंबई। तो दोस्तों इस तरह से हमने मैप पॉइंटिंग को भी इस वीडियो में सॉल्व कर लिया और समझ लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने मैप पॉइंटिंग को अच्छे से समझ लिया है और जान लिया कि किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना था। आपने अपने एनालिसिस को भी अच्छे से कर लिया होगा, आपने ये जान लिया होगा कि आपने किस तरह से उत्तर दिए हैं, और अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपने ये जान लिया कि आपने किस तरह से उत्तर दिया, आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिन्होंने माध्यमिक परीक्षाएँ दी है, ताकि वे भी अपना एनालिसिस कर सके और ये जान सके कि उन्होंने परीक्षा में कितने नंबर लाए हैं और कितने नंबर उनको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ही तो आप लोग आगे का प्रोसेस जो है वो करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अभी भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को इतने देर तक अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर बहुत कुछ मतलब सीखने को मिले उनको, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपसे बात करेंगे अगले किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।